हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कैसे करना है, उस पानी के लेवल को ऊपर कैसे करना है और जो भी कोई रेस्ट्रिक्शंस लगानी है पानी के एक्सट्रैक्शन की, तो उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही हम करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे देश में लगभग 8 प्रांतों ने ये सब काम किया, तो हमने भी उस अपने इस अधिकार को प्रयोग किया है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सीटीयू की बसेज पंचकुला में जो आती थी, ट्राई सिटी के नाते से वो चलती हैं, तो उनका अभी तक जो हरियाणा की टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब हमने सीटीयू की बसों का पंचकुला के जो चलेंगी उनका टैक्स फ्री कर दिया है, उनसे टैक्स हम लोग नहीं लेंगे। इसी प्रकार हरियाणा की यदि बसें कोई चंडीगढ़ में जाएंगी तो चंडीगढ़ के लिए लोग भी नहीं लेंगे। बायोलैटरल ये एक समझौता हमारा उनके साथ हो जाएगा। इस प्रकार से हमने किया है। हरियाणा बिजली वितरण निगम दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा सब मिलाकर के आज एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उदय के समय जो कंडीशंस तय की गई थी, उस कंडीशंस के हिसाब से हमने उनके ऊपर अपनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एटीसीएन लॉसेज उसमें काफ़ी कमी की है। डिस्कॉम की जो तकनीकी और वाणिज्यिक यानी एटीसीएन लॉसेज जो हैं वो 2015-16 में 30% से कम होकर 19-20 में 17.17% रह गई है, अर्थात 13% हमने इसमें कमी की है। हमारा इस अगले वर्ष का टारगेट 15% तक जाने का है और मुझे लगता है कि उसको अगले वर्ष के अंदर पूरा कर देंगे। और इस जो एटीएनसी लॉसेज को हमने कम किया है, तो इसलिए हमारे डिस्कॉम ने इस अवधि में इसके कारण से 8,670 करोड़ रुपए की राशि की बचत की है। 670 पिछले इन 4 सालों में, 5 सालों में समझो, जब से उदय की स्कीम आई है। और हम तो चूंकि कई स्कीमें जो लागू किए हैं, खास करके मेरा गांव हमारा गांव जगमग गांव, उसके कारण से भी बहुत बड़ा जो लॉस है हमारा कम हुआ है, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने की जो बात हमने कही थी 4,525 गाँव में, और हमने बिजली 24 घंटे देनी शुरू कर दी है आउट ऑफ 6,700। और बाकी भी 4,525 गाँव इसमें तो हमने 24 घंटे कर दी है, और कुछ गांव 21 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे से नीचे अब किसी गांव में लाइट नहीं जाती है। जो पहले जब हमने सत्ता संभाली थी 2014-15 के अंदर, तो उस समय मात्र 10 घंटे, 8 घंटे इतनी बिजली जाती थी, लेकिन मिनिमम 16 घंटे जाती है, कहीं 18 घंटे है, कहीं 21 घंटे है, और 24 घंटे के 4,525 गाँव हो गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसको इतिहास हरियाणा का जब से बना है, हर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे बिजली लाएंगे, लेकिन वो कभी ला नहीं पाए हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने आवश्यकताओं के लिए बैंकों से 700 करोड़ रुपए की जो ऋण लिया है, क्योंकि ये ऋण लगातार उनका चलता रहता है रोटेशन में। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का ऋण उनका पहले है, तो उस ऋण को अदल बदल करने के लिए भी कुछ इंटरेस्ट रेट अब कम हो गए हैं, इसलिए कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट वाले वापस करके, ऐसा जिस कारण से घाटा हमारा कम हो, तो उसके लिए 700 करोड़ रुपए की गारंटी वो राज्य सरकार ने दी है। और ऐसे ही रोहतक में जो मेगा फूड पार्क परियोजना है, उसमें भी 55 करोड़ रुपए की ऋण की जो उन्होंने सावधि ऋण जो लिया है, टर्म लोन, उसमें भी राज्य सरकार ने गारंटी दी है। तो ऐसे 755 करोड़ रुपए की गारंटी ये सरकार ने दी है दोनों इस विषयों के ऊपर। हमारी जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसमें भी कई अच्छे सुझाव आए हैं, तो थोड़ा परिवर्तन उसमें किया, संशोधन किया है, जिसके अंदर 40 वर्ष से अधिक आयु की अवधि की जो विधवा है अथवा तलाकशुदा है या अविवाहित अध्यापिकाएं, राज्य के बाहर कार्यरत सेवारत सैन्य कर्मी, अर्धसैन्य कर्मियों की पत्नियों की श्रेणी के तहत अब सभी महिलाओं और पुरुषों को 10 अंक ये दिए जाएंगे, ताकि उनको और सुविधा हो जाए अपने
चॉइस के स्थान के ऊपर निकट पहुंचने के लिए। अभी हाउसिंग डिपार्टमेंट एक छोटा डिपार्टमेंट था और मोटे तौर पर हाउसिंग बोर्ड ही उसके अंतर्गत जो काम करता था उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब हमने प्रधानमंत्री जी ने जो हाउसिंग फॉर ऑल की बात कही, तो हमने भी उस डिपार्टमेंट का नाम हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया है, सभी के लिए आवास विभाग। अब इसके अंतर्गत कोई भी परिवार जिसके सिर पर छत नहीं है, ऐसे सबको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके उन सबको मकान कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसमें सरकार की सहायता, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है अथवा ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अथवा शहरी, और ऐसे ही हाउसिंग बोर्ड तो अलग बोर्ड है, लेकिन विभाग का नाम था हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत केवल हाउसिंग बोर्ड ही आता था, इसलिए वो दोनों यूनिट ऊपर नीचे काम करती थी, छोटा विभाग था। लेकिन अब उसमें हमने हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट कर दिया है, सभी के लिए आवास। हाँ, हाउसिंग से हाउसिंग फॉर ऑल ये डिपार्टमेंट हो गया। तो अब इसमें जितने भी और योजनाएं अलग अलग विभागों में चलती थी, उनको सब इसके अंतर्गत ले आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी यूएलबी में और रूरल डेवलपमेंट में चलती थी, ग्रामीण की रूरल डेवलपमेंट में, शहरी अर्बन लोकल बॉडी में, वो सब योजनाएं अब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और ऐसे ही बीपीएल ईडब्ल्यूएस की जो आवास योजनाएं हैं वो इसी में आएंगी, राजीव आवास योजना वो इसमें आ जाएगी। तो ऐसी जितनी अलग अलग योजनाएं हैं वो सब रेंटल हाउसिंग स्कीम, रूरल हाउसिंग स्कीम, सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, ये हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में चीजें थी कि अब कोई परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके सिर पर छत ना हो, तो वो सारी विस्तृत योजना बना करके और इस काम को इस विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। एमएसएमई को और मजबूत करने की दृष्टि से अलग हमने इसका एक विभाग पहले बना दिया था। अब इसी में जितने काम पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट, इसके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते थे, उनमें 3 जगह विभाजन उसका कर दिया गया है। कुछ तो जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसी में रहेंगे, कुछ उसमें एमएसएमई के डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुछ विभाग ले आए हैं, और एक सप्लाईज एंड डिस्पोजल उसका डिपार्टमेंट भी अलग रहेगा, उसमें भी डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट उसका अलग रहेगा। कुछ काम उनके, तो ऐसे तीनों डायरेक्टरेट के काम उसका बंटवारा कर दिया गया ताकि योग्य रीति से उन सब कामों को और ज़्यादा उद्योग आगे बढ़े, रोजगार ज़्यादा उसमें मिले। तो ऐसे 3 डायरेक्टरेट उसके काम करेंगे। एक विषय आया था कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन उसको अभी हमें डेफर करना पड़ा। जनता कॉलेज बुटाना, जिसको यूनिवर्सिटी के रूप में हमने घोषणा की थी, लेकिन आज उसका प्रस्ताव, चूंकि वहाँ आचार संहिता लगी है, इसलिए अभी उसको डेफर किया है। चुनाव के बाद उसको भी कैबिनेट की मंजूरी ये मिलेगी। कृषि विभाग की 426 एकड़ जमीन जो जटेड़ी गांव कुंडरी जिला कैथल में है, उसको महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल उसको विधिवत रूप से स्थानांतरित करने की मंजूरी ये दे दी गई है। इसका तो बेटा करना लेके जाना, उसका तो कुछ स्पीकर महोदय को हम प्रार्थना करेंगे कि अब चूंकि ये सेशन जो है वो क्या उसको बोलते हैं, प्रोरोग साइनेट एडजॉर्न हुआ था। तो अब चूंकि कोरोना की स्थिति थोड़ी ठीक होते जा रही है,
तो कुछ समय के बाद जैसा स्पीकर साहब ठीक समझेंगे तो दोबारा से उसी सेशन की कंटिन्यूएशन में चला करके, क्योंकि जितने हमारे काम बाकी पेंडिंग रह गए थे उनको हम आगे कर सकें, तो उसकी तिथि स्पीकर साहब जैसा तय करेंगे वैसा आपको जानकारी मिलेगी। इसमें बड़ौदा उपचुनाव कहीं अड़चन है, उसके बाद ही हो पाएगा, इससे पहले तो या उपचुनाव के चलते नहीं हो पाएगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिर हम चूँकि चुनाव के चलते सोनीपत जिले की चीज़ों को बाहर रख करके अगर करेंगे तो उचित नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ये निवेदन को ये करेंगे कि वो 3 तारीख या 10 तारीख के बाद जैसा भी, और 3 के बाद तो हम परमिशन लेकर के करवा ही सकते हैं वहाँ से, क्योंकि 3 से पहले तो कठिनाई आएंगी, 3 के बाद तो कोई कठिनाई नहीं है, वोटिंग होने के बाद तो खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकली वो थ्योरेटिकली 10 तक रहेगा आचार संहिता, लेकिन 3 के बाद परमिशन मिल जाती है। आपका हो गया युवाओं के मामले में जो है वो विड्रॉ करने वाले थे सर, वो ऑर्डिनेंस था, तो क्योंकि अब सेशन जो है वो साइन डाई हुआ है, इसलिए उस ऑर्डिनेंस की बजाय वो बिल लाया जाएगा, इसलिए गवर्नर साहब को कह दिया कि उस ऑर्डिनेंस को वापस करें और बिल उसका जो है अगले सेशन में ले आए, जो सेशन की जो तिथियां आएंगी उसमें बिल लाएंगे। और क्लैरिटी चाहिए, जो सीटीओ की बसेज हैं क्योंकि दिल्ली भी जाती हैं और राज्यों में भी जाती हैं, हरियाणा का काफी पोर्शन कवर करके जाते हैं, ये जो फैसला है क्या ये चंडीगढ़ पंचकुला पे लागू हुआ, क्या पूरे हरियाणा में? नहीं, केवल चंडीगढ़ पंचकुला। मतलब हमारी भी बसों को वो छूट देंगे? हाँ, ट्राई सिटी के लिए, मतलब ट्राई सिटी के लिए, यानी हमारी अगर हरियाणा रोड की बसें चंडीगढ़ में जाएंगी तो जैसे एनसीआर में होता है, किसी भी शहर की बस दिल्ली में जाती है, दिल्ली की बस उसको क्या स्टेज कैरेज क्या बोलते हैं, स्टेज कैरेज व्यवस्था, तो जैसी वहाँ व्यवस्था है वैसी व्यवस्था यहाँ हो। साइन डाई नहीं, साइन क्या, साइन डाई एडजॉर्न हुआ था, तो जब भी चाहेंगे स्पीकर साहब दोबारा बुला। 17 अवसान, यानी सेशन खत्म नहीं हुआ है, ये सेशन बीच में छुट्टियां दी गई उस सेशन की। ये सेशन बुलाए जाने को लेकर खासकर जब से कृषि कानून आए हैं, विपक्ष बड़ी मांग कर रहा था, क्या उसके तहत एक कोई हमने फैसला लिया है या हमारे पेंडिंग काम? नहीं, वो तो चूंकि इस सेशन को आखिर साइन डाई वो है, तो हमने एक बार बुला के इसको बंद तो करना ही है। यानी स्पीकर साहब की जिम्मेवारी होती है कि भी कुछ समय के बाद, जैसे सेंटर में लोकसभा भी होता है, तो वहाँ कई बार महीना मानसून के दिनों में उसको छुट्टी करते हैं, महीने बाद फिर बुला लेते हैं। तो ऐसा ही बीच में एक पीरियड था जिसके कारण से, कोरोना के कारण से ये किया गया था और कोई कारण नहीं था, और एक समय बुला के चाहे वो थोड़े समय के लिए बुलाए, उसको अनिश्चित काल के लिए तो करना ही, बाद में करना ही पड़ेगा ना उसको बंद, फिर नया सेशन बुलाया जाएगा। अभी तो सेशन इन कंटिन्यूएशन है। अभी भी कोरोना का जो संकट है चला नहीं है, वो पहले की तरह तर्ज पे होगा? अभी तो वो तय करेंगे स्पीकर साहब, हम तो केवल उनको अभी निवेदन करेंगे, क्यों पहले तो होता था इसकी कैबिनेट फैसला लेती थी कि कब बुलाना है, अब कैबिनेट नहीं करेगी, अब तो चूंकि उनको हम निवेदन करेंगे कि वो इसके बचे हुए पार्ट को जब ठीक समझे तब बुला लें। आज नामांकन पत्र भरे गए बड़ौदा में, सभी पार्टियों ने घोषित कर दिए हैं, अब क्या स्थिति आपको लगती है कि सभी पार्टी के कैंडिडेट आ गए हैं, सबको स्थिति बिल्कुल साफ है, क्या सर आपको कैसा लग रहा है? हमें तो सबसे कैंडिडेट देख लिया, आपकी राय आदमी है, फिर हम बताएंगे। देखिए, आज चूंकि सब पार्टियों के कैंडिडेट हो गए हैं और उसमें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को छोड़कर मुख्य पार्टियों ने जो कैंडिडेट की घोषणा करनी थी उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की, और अब ये घबराहट थी तो बाकी पार्टियों में थी, और उनकी घबराहट चलते चलते तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, और मेरा ख्याल आज 11 बजे या 12 बजे उन्होंने घोषणा की, 3 घंटे पहले, और 3 घंटे में पहले भी ऐसे कैंडिडेट को लेके आए जिसको अभी तक कोई चर्चा में था ही नहीं कहीं। उस नाते से कम हमारा कैंडिडेट, जिसने पिछली बार सेकंड रहा था, मात्र 3 या 4 हज़ार वोटों से पीछे रह गया था, तो इस बार हमें बहुत बड़ी बढ़त उस नाते से मिलेगी कि हमारे कैंडिडेट के सामने बाकी कैंडिडेट की उस प्रकार की स्थिति नहीं है। बहुत चर्चाएं थी, उनको कैंडिडेट का मिल भी नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट की चर्चा कर रहे थे जो भाजपा ही का एक नेता था। लेकिन वो चुनाव लड़ रहा है। अब वो अलग बात है कि उस नेता के मन में भी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की, और उसने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे तो कोई भी पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ लूंगा, तो उस नाते से जो इतना फिसलन आ रहा है तो फिर हमने तो उसको छोड़ ही दिया था। अब वो चुनाव लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट तो लड़ेगा, चुनाव लड़ना किसी का भी अधिकार है, चुनाव वो भी लड़ रहा है, चुनाव बाकी पार्टियां भी लड़ रही हैं, तो उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। अब आपकी मनस्थिति मैं समझ रहा हूँ।
आज आपको भी जाना था क्या सर कि नहीं नहीं नहीं, मेरा पहले से ही तय था कि बाकी लोग जाएंगे, और स्वास्थ्य का भी कारण था, और फिर बहुत सारे नेता, और उसमें कुल मिला करके नामांकन के लिए तो केवल पहले तो यही था कि नामांकन ऑनलाइन ही करना है। बाद में उन्होंने कैंडिडेट के साथ 2 आदमी अलाउ किए थे। अब 2 आदमी अगर वहाँ के स्थानीय नेता नहीं रहेंगे और हम ही जाके फंसेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सब हमारे बाकी सारे मुकाबला किससे मान रही है? मेन फाइट किससे मान रही है? अभी चुनाव शुरू होने दो, अभी तो आज नामांकन हुआ है। आज तो कम से कम जितना प्रोसेस, जितना जो शो था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था, बाकी तो किसी ने कुछ किया नहीं, चुप करके जा करके नामांकन करके आए हैं। चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस में एक दूसरे में जो गुटबाजी देखने को मिली, और रामविलास शर्मा जी ने कमेंट भी किया था कांटा निकालने वाला, ऐसी स्थिति का बड़ौदा में भी बनी देखते हैं क्या कांग्रेस के? वो तो बहुत सामने सबको दिख रहा है कि जिस प्रकार के अंतर्द्वंद कांग्रेस में रहे, वो एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, और उसी के कारण से आज 11 बजे आखिरी दिन, यानी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और वो नामांकन के बिल्कुल आखिरी दिन 3 घंटे पहले उनके कैंडिडेट को घोषित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनको धराशायी होना ये तय है। 15 साल तक कृष्ण गुड्डा जो है वहां से विधायक रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की उनके परिवार के साथ कोई संवेदना नजर नहीं आई, उनके परिवार से हटाकर टिकट देने को आप कैसे देखते हैं सर? हार का एक कारण बन सकता है, कांग्रेस की हार का एक कारण बन सकता है। प्रचार करने को क्या कार्यक्रम रहेगा सर आपका? हमारी टीम वहाँ कार्यक्रम बनाएगी, मैं जाऊंगा। सर वहाँ वैसे हम कहीं से पूछते भाजपा के क्या मुद्दे जो हैं बड़ौदा उपचुनाव में, क्योंकि सीट बन गई है, क्या रहने वाला? देखिए, हम कोई आज किसी स्वरूप में पहले दिन आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हम सरकार में हैं, पिछले 6 साल से हैं। 6 साल से हमारे कामों को, सरकार के कामों को जनता देख रही है।